सभी को मेरा नमस्कार। श्रीमती महेंद्र कौर सोडी स्मृति परिचर्चा एवं सम्मान समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। आज का ये विशेष समारोह दर्शन शास्त्र विभाग व एनसीसी के तत्वावधान में मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोडी द्वारा आयोजित किया गया है। विगत 11 वर्षों से इस आयोजन के तहत दर्शन शास्त्र विभाग में 75% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं व उनके अभिभावकों को सम्मानित किया जाता है। साथ ही किसी भी एक समसामयिक विषय पर परिचर्चा का आयोजन भी किया जाता है। आज का विषय भी अत्यंत रोचक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा का भविष्य। और ये अपने आप में ही एक मेजर सोडी का अनोखा प्रयास है, जो सिर्फ उनका अपनी माता को श्रद्धांजलि देने का ये एक सार्थक प्रयास ही नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के संदर्भ में ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है। तो उसके लिए जोरदार तालियों से हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इस अवसर पर हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर विनोद चंद्र, प्राचार्य श्री JNM PG कॉलेज लखनऊ एवं डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव, प्रोफेसर पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय उपस्थित हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय का भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही सभागार में उपस्थित सभी अभिभावक और छात्रों का भी बहुत बहुत स्वागत। अब अतिथिगण और प्राचार्य महोदय से अनुरोध है कि कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इसी श्रृंखला में प्राचार्य जी से निवेदन है कि वो प्रोफेसर विनोद चंद्र जी को अंग वस्त्र व पौध से सम्मानित करें। मनमीत कौर सोडी जी से निवेदन है कि डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव जी को सम्मानित करें। आज की हमारी अध्यक्ष
प्राचार्य जी को सम्मानित करें। अब मैं मेजर मनमीत कौर सोडी जी को अपने स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। का ये विशेष आयोजन, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि श्रीमती महेंद्र कौर सोडी यानी मेरी माता जी की स्मृति में, तो मैं सबसे पहले उनकी स्मृतियों को नमन करती हूँ। और 11 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी का ये संकल्प था कि हाँ, कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे उनकी स्मृतियाँ भी जीवित रहें। और जो उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प किया था, जिस तरह से आज उन्होंने अपने बच्चों को गढ़ा, तो उसी तरह से आगे की पीढ़ी भी कहीं ना कहीं उसी संकल्प को आगे बढ़ा सके और शिक्षा के क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व के विकास में आगे बढ़ सके। और थोड़ा सा उनका जीवन बताना चाहूँगी। तो मैंने पहले भी कभी गत वर्षों में बताया है कि जब मेरी माँ का विवाह हुआ था तो वो केवल 10वीं कक्षा पास थी। उस समय जल्दी शादी हो जाया करती थी, लेकिन उनकी जिजीविषा थी और पिताजी का साथ था। उन्होंने इंटर किया, बीए किया, एमए किया और साथ ही साथ वोकल म्यूजिक प्रभाकर किया और बहुत सारे रेडियो और टीवी शो किए, स्टेज शो किए। तो लगातार उस कर्म क्षेत्र में वो आगे बढ़ती रही, हम लोग को भी बढ़ाते हुए। तो वो चीज़ शायद माता पिता से संस्कार मुझ में भी आए हैं और उसी चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास, ये एक छोटा सा प्रयास है। और फिर ये सोचा गया कि कैसे, तो जो बच्चे जिस विषय को मैं पढ़ा रही हूँ उसी में 75% से अब मार्क्स अगर लाते हैं, क्योंकि कहीं तो कोई लाइन खींचनी ज़रूरी थी, जिससे कि कहीं आप लोगों में भी थोड़ी सी कंपटीशन की भावना आए, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना आए। और साथ ही साथ ये भी एक अच्छा जोड़ने का प्रयास किया गया कि केवल जो एक शिक्षक शिक्षा देते हैं, उसके अलावा प्रथम शिक्षक तो आपके माता पिता होते हैं। तो इसलिए आपके साथ साथ आपके परिवारजनों को भी यहाँ सम्मानित किया जाए, ये भी एक अवसर इसमें जोड़ा गया। और खुशी की बात है कि 3 स्टूडेंट से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, केवल 3 स्टूडेंट से जब पहली बार ये किया था, और अब धीरे धीरे संख्या उसकी बढ़ती जा रही है। और पिछले वर्ष इसमें एक कड़ी और जोड़ी कि यदि कोई बच्चा एनसीसी की कक्षा में 100% उपस्थिति लेगा तो उसको भी सम्मानित किया जाएगा। और आज उसमें एक कैडेट भी जुड़ गया है। तो इसलिए दोनों की तरफ से 2 विभागों का संयुक्त प्रयास है, क्योंकि दोनों विभाग मेरे पास हैं। और ये अन्य छात्राओं के लिए भी एक प्रेरणा है कि अगर आप लगातार आपकी 100% उपस्थिति होती है तो आपके व्यक्तित्व में भी बहुत बड़ा बदलाव लाती है, आपको बहुत आगे तक ले जाने के लिए भी कहीं ना कहीं तैयार करती है, प्रेरित करती है। तो बस यही एक छोटा सा प्रयास था। और उसी के साथ जैसा कि प्रोफेसर संगीता कोतवाल जो आज के कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद मैं एडवांस में कर रही हूँ। आप लोगों के लिए तालियां अच्छी सी बजनी चाहिए, केवल एनसीसी तालियों पे ना स्टिक करें, आप अच्छी सी तालियां बजा सकते हैं। अब हर कार्यक्रम में जैसा कि प्रोफेसर कोतवाल मैम ने बताया कि साथ ही साथ हम लोग का ये भी एक उद्देश्य रहता है किसी ना किसी समसामयिक मुद्दे पे सब कहीं ना कहीं परिचित होकर जाएं। केवल आप आएँ और अपना नगद पुरस्कार लें और चले जाएं, उसकी जगह आप किसी न किसी विषय पर जो समसामयिक हो उस पर कुछ ना कुछ चर्चा सुनकर जाएं, कुछ ज्ञान भी लेकर जाएं। तो आज का जो विषय उन्होंने लिया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा का भविष्य, इससे कैरियर के अवसरों पर चर्चा। क्योंकि आज का दौर जो है वो तकनीक का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लगभग हर क्षेत्र में आ गई है, उद्योग, व्यवसाय और उसके साथ साथ शिक्षा में भी। तो शिक्षा में खास तौर से आप देखते हो कि इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। पारंपरिक कक्षाओं से अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, वर्चुअल लर्निंग पर हम आ चुके हैं। और साथ ही साथ इसमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, यानी व्यक्तिगत सीखना भी अब संभव हो गया है, क्योंकि अपने आप से भी स्टूडेंट्स जो है वो जाकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीख सकते हैं। स्मार्ट ट्यूटरिंग सिस्टम हो चुका है। तो ये बहुत सारे टूल्स ऐसे आ चुके हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट है जिसका प्रयोग आप लोग आमतौर पे करते नजर आते हो, भाषा अनुवाद, जिससे आपकी शिक्षा बहुत सहज और सरल हो गई है, आसानी से आप तक पहुंच रही है। और इसी कारण से हम ये भी मान सकते हैं कि कैरियर में भी युवाओं के लिए एक नए अवसर खोल दिए गए, नए द्वार खुले हैं। लेकिन अगर हम इसका समझदारी से उपयोग करते हैं
तकनीक हमेशा ही अच्छी होती है, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, सदुपयोग और दुरुपयोग हमारे हाथ में है। तो हमें उसे संभाल के प्रयोग करना है, क्योंकि फिर उसमें चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से स्वीकार करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों की कमी का खतरा भी है, क्योंकि जब एक मशीन पर हम पूरी तरह से निर्भर रहेंगे तो मशीन में और इंसान में यही एक फर्क है कि इंसान विचार करता है, बौद्धिक है। मशीन भी इंसान ने ही बनाई है, लेकिन मशीन जो है उसमें कोई मानवीय मूल्य नहीं हो सकते, उसमें जो डाटा सेट किया गया है केवल वही हो सकता है। तो इसलिए ये सब चुनौतियों को देखते हुए हमें ये आज की ये चर्चा का विषय रखा गया है कि हमें आवश्यकता इस बात की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शिक्षकों का रिप्लेसमेंट नहीं बनाएं, बल्कि उसको सपोर्टिव टूल की तरह से इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हम शिक्षकों के रिप्लेसमेंट के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी खतरे वाली बात आ सकती है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में दो महत्वपूर्ण विशेषज्ञ मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और महाविद्यालय परिवार की ओर से, दर्शन शास्त्र विभाग और एनसीसी विंग की ओर से आज के कार्यक्रम के दोनों वक्ता प्रोफेसर विनोद चंद्रा जी, जो कि बहुत बार हमारे कॉलेज आ चुके हैं, बहुत पुरानी हम सबकी मित्रता है, कॉलेज में वो बहुतों को जानते हैं और बहुत लंबे समय से शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी पकड़ है इनकी हर विषय पर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने आवेदन को स्वीकार किया। साथ ही साथ हमारे बीच में प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव जी, जिनको आज मुझे पहली बार सुनने का अवसर मिलेगा और सौभाग्य ये था कि आत्म प्रकाश मिश्र जी, जो कि स्वयं हम मेरे बड़े भाई के रूप में हैं, और उन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया तो मुझे लगा कि फिर आपसे बेहतर नहीं कोई हो सकता इस विषय पर बात करने के लिए। तो आपने भी बहुत सहजता से इस आमंत्रण को स्वीकार किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी प्राचार्य प्रोफेसर मंजू उपाध्याय हैं, जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को सहर्ष करने की स्वीकृति दी और आज वो एक अध्यक्षीय रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और अब मैं प्रोफेसर समीक्षा कोतवाली को एक बार पुनः मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। चर्चा के लिए प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव को आमंत्रित करने से पहले उनसे आपका परिचय करा दूँ। डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हैं और पत्रकारिता शिक्षण में संलग्न हैं। उन्होंने 9 पुस्तकें लिखी हैं और 3 पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। डॉक्टर श्रीवास्तव की पहली पुस्तक मानवाधिकार एवं मीडिया को मानवाधिकार आयोग का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है एवं 2019 में यूपी हिंदी संस्थान का निर्मल वर्मा पुरस्कार भी वो प्राप्त कर चुके हैं। फेक न्यूज़ को पहचानने के लिए आपको गूगल से प्रशिक्षण मिला है और इस कला की जानकारी देने के लिए आप देश भर में कार्यशालाएं करते रहते हैं। आपने कई देशों का दौरा किया है व आपके लेख लगभग सभी हिंदी राष्ट्रीय दैनिकों में छपते रहते हैं। डिजिटल स्टोरी टेलिंग पर बनाई आपकी फिल्म को ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में काफ़ी सराहा गया व आपके ब्लॉग मुकुल मीडिया को भी काफ़ी ख्याति प्राप्त है। आप लगभग 10 वृत्त चित्रों का निर्देशन कर चुके हैं जिन्हें आपके YouTube चैनल पर देखा जा सकता है। डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव को मैं उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। नवयुग कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी, प्रोफेसर विनोद चंद्रा जी और प्रोफेसर सोडी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक अजीब से वक्त का सामना कर रहे हैं और मैं जिन लोगों से मुखातिब हूँ, अगर उन्हें हम जेन जी बोले तो चलेगा? और ये जेन जी जो है वो 30 सेकंड की रील नहीं देख पा रही है, उसके साथ ज्ञान बांटना। इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? गूगल की इस दुनिया में ज्ञान अब कोई नहीं लेना चाहता है ना? चैलेंजिंग। और अगले 3-4 मिनट में अपनी बात रखूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर मैं चाहूँगा कि मेरे उद्बोधन के बाद आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो ज़्यादा बेहतर है कि उन पर चर्चा की जाए, क्योंकि भाषण देना मुझे आता नहीं। मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि मैं बोलूँगा क्या, क्योंकि जब तक मुझसे कुछ पूछा नहीं जाता है मेरे मुँह से बोली नहीं निकलती। परेशानी ये है। तो पहले शुरू करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कुछ अनुभव और फिर बताते हैं कि दुनिया कैसे बदल रही है।
यहाँ फिलॉसफी के बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और उनकी फिलॉसफी से ही रिलेटेड एक किताब है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सोफी का संसार। किसी ने पढ़ी? थोड़ी थोड़ी पढ़ी। अब ये सोफी का संसार एक किताब उन लोगों के लिए है जिन्होंने दर्शन शास्त्र को एक विषय के रूप में कभी नहीं पढ़ा, लेकिन फिलॉसफी में उनकी रुचि, जैसे कि मेरी रुचि है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये दुनिया क्यों है, हम क्यों पैदा हुए, मूल्य क्या है, नियम क्या है, बहुत सारी चीज़ें। अब अभी एक तरीका या तो ये है कि मैं वो पूरी सोफी का संसार किताब पढूं, दूसरा तरीका ये है कि वो किताब किसी ने पढ़ रखी हो, उसे मनुहार करूं, चिरौरी करूं कि भाई बता दो क्या है इस किताब में, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है। पर अब तीसरा तरीका आ गया है। इस वक्त जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित AI प्लेटफॉर्म्स हैं, पहला है ChatGPT वर्जन 4, Gemini AI और ग्रोक। ये 3 टेक्स्ट और इन सब के लिए ज़्यादा, कैनवा के और वीडियो के और ऑडियो के बहुत सारे। अभी आप लोगों ने सैयारा देख ली फिल्म? नहीं देखी? देख ली। तो अभी उसका एक गाना बड़ा पॉपुलर है, उस गाने को किशोर कुमार की आवाज़ में निकाल दिया गया, वो ज़रूर आप लोगों ने सुना होगा। तो AI आपके लिए एक नई चीज़ नहीं। मैं जिस तीसरे तरीके की बात कर रहा था वो ये है कि मुझे इनमें से किसी प्लेटफॉर्म पर जाना है और मुझे ये कहना है कि सोफी का संसार किताब को चैप्टर वाइज या शब्दों में, 500 शब्दों में, 700 शब्दों में इसकी समरी बताइए और वो आपको बता देगा। तो एक तो दुनिया कितनी आसान हो रही है। आसान शब्दों में बोलें कि अगर हम गूगल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफरेंशिएट करें तो अब आप ये समझ लीजिए कि हर एक का अपना इंडिविजुअल गूगल हो गया। अभी क्या होता था कि अभी जब आप गूगल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने डाला नवयुग कन्या महाविद्यालय, तो गूगल क्या कर रहा था, सिंपली नवयुग कन्या महाविद्यालय जितने भी वेब पेजेस में है उनकी वो लिस्टिंग दे देता था। उसके बाद आपको दिमाग लगाना होता था कि आपको नवयुग कन्या महाविद्यालय में किस तरह की जानकारी चाहिए, उसकी वेबसाइट की जानकारी चाहिए, उसके इतिहास की जानकारी चाहिए, उसके शिक्षकों की जानकारी चाहिए। पर जो AI प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको समझ रहे हैं, आप जितना उनसे बात करेंगे वो आपको समझते जाएंगे। तो जैसे कि आपने उस पर डाला कि नवयुग कन्या महाविद्यालय, तो और आपने अगर उसे पहले बता रखा है कि आप वहाँ पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, तो वो जान जाएगा कि, और वो ज़्यादा स्पेसिफिक होगा। तो ये तो हो गई AI की दुनिया। अब शिक्षा पर आते हैं। मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ और हर साल जब फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट आते हैं, और ये सिलसिला पिछले 26 सालों से चल रहा है, तो 1 महीने पढ़ाने के बाद मैं उन्हें एक असाइनमेंट दिया करता था। वो असाइनमेंट ये होता था कि पिछले 1 महीने में आपको मेरी क्लास में पढ़ते वक्त कैसा अनुभव हुआ, स्पष्ट रूप से लिखिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहेंगे तो इसे पब्लिक किया जाएगा, नहीं चाहेंगे तो गोपनीय रखा जाएगा। तो 3 साल पहले तक मेरी दुनिया बहुत आसान थी। उसके बाद 2023 में जब मुझे असाइनमेंट मिला तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी कि ये लड़का कभी आया नहीं है, वो सुंदर सुंदर बातें लिख रहा है। तब AI नया मामला था, मेरे लिए भी नया था मामला। तो फिर थोड़ा दिमाग लगाया गया, उससे बातचीत की गई, तो हमें लगा कि ये ChatGPT वर्जन है। और अब 24 में चीज़ें और वर्जन हुई और ख़राब हुई कि कुछ अपना लिख रहे हैं, कुछ मिला दे रहे हैं उसमें। और 25 में अभी वो असाइनमेंट जाना है, लेकिन अब उसकी तैयारी हो गई, क्योंकि तू डाल तो हम बात ये है ह्यूमन ब्रेन। अब पहले हमने एक जेनरिक स्टेटमेंट दे दिया कि पिछले 1 महीने की क्लास में आपको कैसा लगा, ये लिखना है। तो स्कोप बहुत है आपके पास फैलने के लिए और लफाजी करने के लिए। अब हम एक स्पेसिफिक डेट देंगे और एक स्पेसिफिक टाइम देंगे। इस डेट में इस टाइम पर जो क्लास हुई उसके बारे में आपका अनुभव कैसा रहा। तब ChatGPT या Gemini जो भी करेगा वो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या पढ़ा है मुझे पता है, या मैंने कौन से एग्जाम्पल दिए। तो अब आपको क्या करना है, शिक्षा बदल रही है, बच्चे और टीचर दोनों को और स्मार्ट होना होगा। अब जैसे नौकरियों वाला मामला, पहले ये होता था कि हमारे स्कॉलर हैं तो कंप्यूटर पर दिन भर बीतता है, बहुत तरह के काम आते थे। तो यार तुम ये कर लो, यार ये एक्सेल की फाइल आई है, इसमें मेल मर्ज करना है, जरा करो उसे। अब तो मुझे एक आदमी चाहिए होता,
अब मैं सीधे चैट जीपीटी या जेमिनी पर उसे अपलोड करता हूँ, मेल मर्ज कर दो, हिंदी अंग्रेजी जो भी लिख दिया वो मेल मर्ज करके मुझे वापस कर देता है। या आर्टिकल्स आते हैं, आप लोग तो जेनजी हैं, इंस्टा रील्स का ज़माना है, तो इंस्टा पर आपको पता है एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अब मेरा कोई आर्टिकल छपा वो हॉरिजॉन्टल है, उसे मुझे वर्टिकल करना है, तो पहला तरीका तो था कि मैं फोटोशॉप पर जाऊं या कैनवा पर जाऊं या और जो ऑनलाइन टूल्स हैं उन पर जाऊं और फिर उसको चेंज करूं, दिमाग लगाऊं, एस्पेक्ट रेशियो देखूं, पिक्सल देखूं, विड्थ और ये। अभी मुझे क्या करना होता है, मुझे उसे अपलोड करना होता है, चेंज करो उसे, खट से चेंज कर देता है। ठीक, तो जीवन तो आसान हो रहा है, बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी आने वाले 5-10 साल में, उनकी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है ना, जैसे स्टेनो एक स्टेनोग्राफर हुआ करता था, नोट्स लेता था, टाइपिस्ट और ये वो, गूगल लेंस ने दुनिया बदल दी है ना, मतलब अब तो टाइपिस्ट की जरूरत ही नहीं है, आप कोई भी कागज उठाइए, लेंस कीजिए कन्वर्ट इनटू द टेक्स्ट ले लीजिए। ठीक है, जो पहले OCR किया करता था। मैं कोई ज़्यादा जार्गन्स तो नहीं यूज कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना मुझे, बोर तो नहीं हो रहे ना, रील का मामला है ना, मतलब तो और पढ़ाई अब रील्स के थ्रू हो रही ना, बहुत सारी चीजें बदल रही। अच्छा है खराब है इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, और जेनजी तो बिल्कुल नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो हमेशा रहा है, कोई चीज ना तो पूरी अच्छी होती है ना पूरी खराब होती है, तो हम लोग उसी न्यूट्रलिटी में देखते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज ये हो रही है, वो ये है कि हमारी स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। आपको पता है कि ऑन एवरेज पूरे, आप गूगल कर लीजिएगा, यहाँ मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो तथ्य हैं, राय नहीं है, ध्यान रखिएगा। फेसबुक और सोशल मीडिया ने क्या किया है, भारत को एक राय प्रधान देश बना दिया। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, आपको ऐसा लगता है, आपका ऐसा मानना है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, उसका भी स्पेस नहीं छोड़ते। तो यहाँ जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आप गूगल करेंगे तो पता पड़ेगा कि सारी दुनिया में जो हमारा स्क्रीन टाइम है वो 4.5 घंटा है, पर उस पर हम पढ़ नहीं रहे, हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। व्लॉगिंग का ज़माना ना, जैसे आजकल क्या है, पहले हम लोग के ज़माने में ट्रैवलॉग लिखे जाते थे, ट्रैवलॉग पढ़े जाते थे, अब लोग ब्लॉग बनाते हैं। दोनों के फायदे नुकसान है, पर जब आप ट्रैवलॉग पढ़ते हैं तो आपकी कल्पनाशीलता को पंख लगते हैं, आपकी सृजन शैली जो है, सृजनशीलता बढ़ती है। पर जब आप ब्लॉग देखते हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ये चीज़ ऐसी है और ये ऐसी ही रहेगी। तो आपको अब क्या है, ज़्यादा हुनरमंद होना पड़ेगा नौकरी पाने के लिए। ध्यान रखिएगा, जैसे इंजीनियरिंग बहुत बड़े संकट में है, खास करके जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, क्योंकि अब इंजीनियर्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी उस तरीके से। वो कोडर रहेंगे और वो कोडर इंजीनियर रहेंगे, वो प्रॉब्लम डालेंगे, सोल्यूशन मिल जाएगा। और उसी तरीके से जो एजुकेशन है उसमें भी मामला बहुत बदल रहा है। तो जेन जी तो पैदा होते ही यूट्यूब चैनल बना लेती है। तो मतलब ये कि जो चीज़ें हमने सीखनी पड़ी वो आपको किसी ने नहीं सिखाया, तो आप ज़्यादा स्मार्ट होंगे। खतरा क्रिएटिविटी को लेकर, और अगर आपकी क्रिएटिविटी मर गई तो फिर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये सब कैप्चर कर सकता है अभी के जो हालात चल रहे हैं। तो जैसे आप कॉलेज में, स्कूल में सुनते होंगे कि नकल करने के लिए अकल की ज़रूरत है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अगर आप अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें और बेहतर होंगी, और जो आपका दुनिया को देखने का, समझने का नज़रिया है वो और बेहतर होगा। आने वाली दुनिया आज से कुछ और बेहतर, कुछ और आसान होगी, लेकिन उसके संघर्ष दूसरे होंगे। ऐसा नहीं है कि संघर्ष कम हो जाएंगे। तो अब अगर आप परमिट करें तो कुछ सवाल अगर आपके जहन में कोई सवाल, तो बेहतर है, मैं तो बोल लिया, बहुत बोल लिया, पूछते नहीं है, गूगल करते हैं, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। अब तो वो हर चीज़, जैसे नहीं, आप अभी अब यही चर्चा हो रही थी, आप लोग घूमने जाते हैं तो पहाड़ बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग के ज़माने में लोग पहाड़ देखते थे, एक टक मोबाइल क्लिक, इंस्टा पर इंजॉइंग, ये बहुत सारे इससे रिलेटेड मुद्दे हैं। प्राइवेसी का मुद्दा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है उसका बड़ा मुद्दा है, उस पर कॉपीराइट किसका है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट कैसे ला रहा है, ये मुद्दा है जिसके बारे में आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। कोई सवाल?
जी मेरा ये सवाल है कि ये क्या कोई तरीका है कि जिससे जो हम देखते हैं उसमें ये डिस्टिंग्विश कर सके कि ये सच है या नहीं? जो आप देख रहे हैं उसके लिए थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ी इंटरनेट स्किल, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि लखनऊ में क्लाइमेट चेंज के कारण बर्फ गिर रही है। तो अब आर्टिफिशियल, और आप देख रहे हैं कि अभी पिछले दिनों एआई पर ऐसा एक वीडियो घूम रहा है। तो पहली बात तो ये कि अभी क्या है कि एआई उतना एडवांस नहीं, एआई जो जनरेटेड वीडियोस हैं वो ज़्यादा शार्प होते हैं बनस्पत के कैमरे से जो खींचे गए वीडियोस हैं उससे। तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एआई। पर पहली चीज़ ये कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है कि क्लाइमेट चेंज के कारण लखनऊ में बर्फ गिरी है, तो वो सिर्फ किसी एक आदमी, दो आदमी या एक यूट्यूब चैनल को नहीं पता होगा। वर्ल्ड वाइड इस पर चर्चा हुई होगी कि एक ऐसी जगह जो ज्योग्राफिकली जहां पर कभी बर्फ नहीं गिर सकती वहां बर्फ गिरी है। उसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया होगा और दैनिक जागरण ने भी रिपोर्ट किया होगा। तो आप सिंपली उसको गूगल करें, गूगल लेंस का इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे आपने वो वीडियो देखा और आपने गूगल लेंस लगाया तो उसको स्टिल इमेज में कन्वर्ट करेगा और उससे रिलेटेड मिलते जुलते वीडियोस या इमेजेस आपको दिखाएगा। तो आपको उस वक्त थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं और मेरा बेटा दोनों एक साथ व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना सीखे। अगर इससे पहले की पीढ़ी में बेटे को कोई दिक्कत होती थी वो पापा के पास आता था कि पापा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, तो पापा बताते थे कि बेटा जब मैं नौकरी करने आया था तो मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, इसको तुम ऐसे सॉर्ट कर सकते हो। अभी क्या है, मैं भी तस्वीर देके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, मेरा बेटा भी तस्वीर देके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है और दोनों को ही नहीं पता कि ये सही है कि गलत। उसी तरीके से जैसे यहाँ ये जेन जी बैठे हैं, आपको सवेरे कोई गुड मॉर्निंग से जगाता होगा और रात में गुड नाइट से कोई सुलाता होगा, है? सच बोल दो, है ना? अब भाई ये कौन लोग हैं और ये कहां से आते हैं जो सवेरे उठाते हैं और जगाते हैं? खाली आदमी 2 GB है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो आप इसे ये समझिए कि भाई इस दुनिया में जब मुफ्त में कोई कुछ नहीं मिल रहा है तो ये जो बना रहा है ये खुद से क्रिएट कर रहा है, ये इसकी अपनी भावना है। तो पहली चीज तो ये कि व्हाट्सएप पर ये जो फॉरवर्डेड मैसेजेस का मामला है इसको इग्नोर कीजिए। जैसे दीपावली आई, दशहरा आया, इतनी जीवन में शुभकामनाएं ठेलाने लग गई हैं, मतलब हर चीज की शुभकामना लोग ठेले जा रहे हैं और क्या है, हम उसको आगे ठेल रहे हैं तो लोगों को इंकरेजमेंट मिलता है। आप अगर सारे लोगों को शुभकामनाएं नहीं दें, अपने कुछ खास लोगों को दें, तो जो हर साल आपको ठेल रहे हैं वो डिस्करेज होंगे, छोड़ो कोई फायदा नहीं। तो फिर क्या होगा, ये चीजें रुकेंगी। अब अच्छा, इस तरीके की प्रॉब्लम दुनिया में 2 ही देश फेस कर रहे हैं, एक ब्राजील और एक भारत। अमेरिका में मसला नहीं है, यूरोप में मसला नहीं है, चाइना ने सब अपना बंद कर रखा। अब इस सब के पीछे क्या हो रहा है, आपका जो जा रहा है वो प्राइवेसी और डेटा, ठीक, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। जैसे फेसबुक पर आप कहीं खाना खाने गए तो आपने चेक इन में डाल दिया ये क्यों? फेसबुक या गूगल भारत से सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। मैं अगर गलत नहीं हूं, मुझे देखना पड़ेगा, $55 अरब 2020 का मेरे ख्याल से आंकड़ा है। मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, उसमें मैंने यूज किया था। फेसबुक की ना कोई चाय की टपरी है, ना कहीं कोई रोड बनाई, ना कोई मिल है, ना कोई फैक्ट्री है, कमा कहां से रहा है? UGC, यूजर जनरेटेड कंटेंट, लिख आप रहे हैं, कमा हो रहा है कर। अब अगर आप फेसबुक, आप क्यों लिख रहे हैं? आपको पहचान का संकट है, पगलाए हुए हैं भैया। आप ज्ञान मत दीजिए, किसी को आपके ज्ञान की जरूरत नहीं। पर यहाँ हर आदमी पढ़ कोई नहीं रहा है, लिख सब रहे हैं, बोल सब रहे हैं। मैं एक ये स्लैंग आ गया है, मतलब ना, मैंने तो फेसबुक पे लिख दिया, बड़ा अच्छा किया, ना लिखते तो क्या हो जाता, मैंने तो इस पे लिख दिया, मत लिखो भाई। तो ये जो चीजें हैं कि जिसे बोलते हैं ना, बंदर के हाथ में उस्तुरा वाला मामला आ गया कि हमें पता नहीं है इसके डूज एंड डोंट्स। मोबाइल मैनर्स अभी हम सीख रहे हैं। पता पड़ा आप शमशान घाट में बैठे हैं, वहां जो है लगाई हुई लिपस्टिक किसी की रिंगटोन बज रही है ना, मतलब ये अच्छी बात है कि अभी तक मुझे यहाँ किसी का मोबाइल फोन की घंटी नहीं सुनाई पड़ी। पर यूजुअली आपने बोलना शुरू किया, या आप मंच पर देखिए, मंच पर बैठे, मोबाइल नहीं था तो बैठे हैं, मजबूरी है सुनना है। अब किसी का फोन आ गया, वक्ता बोल रहा है, लोग फोन पे बात कर रहे हैं, इसे सही है गलत के नजरिए से मत देखिए, उसी हिसाब से जिंदगी भी फास्ट हो रही है। हर काम निपटाना है, हर फोन लेना जरूरी है क्या?
लेकिन नहीं, वो ज़रूरी भी है। इन सब के बीच में कोई बीच का रास्ता एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए सरकार की ओर मुंह मत देखिए, क्योंकि आप सरकार को जितना स्पेस देते जाएंगे सरकार फैलती जाएगी। तो हमें ये सीखना है, उसके लिए इस तरीके की वर्कशॉप या अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है कि पहले आपको ये पता तो पड़े कि आपका डेटा, ये जो आपके पास अननोन कॉल्स आ जाते हैं, अब तो स्पैम लिख करके आ जाता है, लेकिन ये नंबर मिलता कहाँ से है? आप किसी भी मॉल में जाइए, वो आपसे बोलेगा बिल करने के लिए फ़ोन नंबर बता दीजिए, मैं नहीं देता हूँ, नहीं दूंगा। कहीं सर वो सर्च करने में दिक्कत होगी, फिर नाम से, मेरा नाम है, हर किसी को आधार चाहिए, क्यों? सरकार मांगे, समझ में आता है, ये आधार पैन लगा दीजिए तो लोन मिल जाएगा प्राइवेट बैंक से। अब ये कहाँ जा रहा है? और इसकी जो सिक्योरिटी है उसकी कौन गारंटी देगा? ये जैसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो कहाँ से आ रहा है, पता है आपको? भाई आपने कहा कि ये कविता लिख दो, उसने कविता लिख दी, तो क्या वो खुद लिख रहा है? कैसे हो रहा है ये? आपने कभी गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ी है? ये जो जीमेल, ब्लॉग और ये जो सारी चीजें हैं, वो नेक्स्ट एग्री, खत्म। ठीक? तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं ब्लॉग लिखता हूं या मेरा सारा काम आपको एक जगह मिल जाएगा। मैंने 2008 में कोई ब्लॉग पोस्ट लिखी कि मेरी पहली ब्लॉग पोस्ट, हो सकता है कि पूरे भारत में 2-4 लोगों ने ऐसी और लिखी हो मेरी पहली ब्लॉग पोस्ट। अब गूगल वो स्क्रैप कर रहा है। स्क्रैप का मतलब ये कि वो फीड कर रहा है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि भैया देखो इस तरीके से आपको ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। तो उसने वो 4 मेरी पोस्ट मिलाई और आपके सवाल का जवाब दे दिया। अब इस पर कॉपीराइट किसका? ना अमेरिका में इस पर बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि एआई खुद से कुछ नहीं जनरेट कर रहा, वो तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसी से तो दे रहा है आपको। तो हमारी मौलिकता इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरीके के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा अपनी निजी जानकारियों से बचें, क्योंकि फिर वो गोल गोल घूमने लग जाएगी। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि वो खुद से भी सोच रहा है, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में भी डूज एंड डोंट्स अभी कुछ क्लियर नहीं। आप किसी की तस्वीर भी अपलोड कर दे रहे हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि कोई कॉमिक और ये वो, पर वो फोटो तो चली गई इंटरनेट के अथाह महासागर में। वो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद उसका कैसे इस्तेमाल होगा, नोबडी नोज़। तो मेरे पास कोई सवाल जवाब आपके हैं नहीं, तो मैंने आपको एक ओवरव्यू से परिचित करा दिया है। की पॉइंट ये है कि अब आपको ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा, ज़्यादा स्किलफुल बनना पड़ेगा। नौकरियों के टर्म्स में, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में बहुत सारे एरिया खत्म होंगे और बहुत सारे नए एरियाज आएंगे और उन पर आपको नज़र रखनी होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस धैर्य और शांति देने के लिए। आपने हम सभी को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमें याद रखना पड़ेगा कि हम लोग किसी मशीन के हाथ का खिलौना ना बने, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बल्कि उसको प्रॉपर यूज़ करना उसका सीखें और सोशल मीडिया से थोड़ा बच के रहें और संभल के रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हमारे अगले वक्ता प्रोफेसर विनोद चंद्रा को आमंत्रित करने से पहले आपका उनसे परिचय करा दूँ। प्रोफेसर चंद्रा के पास एक बहुत लंबी लिस्ट अचीवमेंट्स की है, तो उनका संक्षिप्त परिचय देना मेरे लिए आसान नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ। प्रोफेसर चंद्रा इस समय श्री JNMPT कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल सोशियोलॉजी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इत्यादि पदों पर कार्यरत हैं। आप AM सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज पटना में रजिस्ट्रार रह चुके हैं एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। आपको 2009 में इंडो फ्रेंच सोशल साइंटिस्ट अवार्ड मिल चुका है एवं 1994 में यूपी सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन से यंग सोशल साइंटिस्ट अवार्ड प्राप्त हो चुका है। आप 9 बुक्स चाइल्डहुड, यूथ एंड फैमिली स्टडीज़ पर पब्लिश कर चुके हैं और आपकी 32 से भी अधिक रिसर्च पेपर्स एवं 12 बुक चैप्टर्स डिफरेंट नेशनल एवं इंटरनेशनल पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किए जा चुके हैं। आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में मेंबर हैं और करीब 20 कंट्रीज़ विजिट कर चुके हैं जहां आपने शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए हैं। कृपया जोरदार तालियों से प्रोफेसर चंद्रा का स्वागत करें।
इस सभागार में उपस्थित हमारे बहुत ही प्रिय और यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला, जिनको हम बहुत दिनों से जानते हैं, आज वो यहाँ पे प्राचार्य हैं, जब शिक्षिका थी तब भी, और उनके परिवार से भी जानते हैं। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ उन्हीं के कॉलेज में, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने 38 साल के करियर में 38 बार तो आ ही चुका हूँ। और बहुत पहले की बात है जब प्रोफेसर नेरुला दीदी हुआ करती थी और वो समाजशास्त्र की अध्यक्ष थी उस ज़माने में, और पुष्पलता पांडे बाद में कुछ हो गई थी, पंत थी, और वो भी हमारी बहुत ही सम्मानित शिक्षिका थी। मैं तुम बच्चियों को ये बताऊं कि वो सब हमारे विवाह में भी आई थी। उस समय मैं नया शिक्षक बना था और इस नवयुग कॉलेज ने मुझे स्नेह से अभिचरित किया, और मैंने अपनी अकादमिक यात्रा, राजनीतिक यात्रा, शिक्षक संघों की यात्रा इस कॉलेज से शुरू की है। इस कॉलेज ने हमें हमेशा स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। तो जब भी मुझे आने का मौका मिलता है, चाहे वो विभा अवस्थी जी रही हों उस समय की तत्कालीन प्राचार्य, और उसके बाद आज की मौजूदा प्राचार्य, एक श्रृंखला है प्राचार्यों की, सब ने मुझे बहुत स्नेह दिया। और हमारी बहन स्वरूपा, ये मनमीत कौर सोडी, ये बैठी हैं कोटवाल, सुनीता, और बहुत सारी श्रृंखला में टीचर्स हैं जिनके साथ हमने बहुत यात्रा की है, शैक्षणिक और अनुभव की। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में, तो मैं जब मुकुल जी बोल रहे थे तो मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया। उन्होंने कहा मैं तो 4 ही मिनट बोलूँगा, और मैं ऐसा टीचर हूँ कि मुझे 40 मिनट बोलो तो भी कम लगता है कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो मैं इस धर्म संकट में था, लेकिन फिर भी मैंने उनकी अपनी घड़ी से नाप लिया कि कम से कम उन्होंने जितना बोला है उतने में तो वो मुझे रोकेंगे नहीं। मैं कुछ बातें बड़ी दिल से करता हूँ, और बातें ये हैं, जब इन्होंने कहा कि हमको आपसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सुनना है, तो मैं यहाँ से ही शुरू करता हूँ। सारी शिक्षिकाएं और सारे इधर के लोगों से बाद में बात करेंगे, आपसे बात करते हैं। ये इंटेलिजेंस है क्या भला है इंटेलिजेंस का? तो हम यहीं से शुरू करें, फिर आर्टिफिशियल पे आएंगे, कृत्रिम पे। पहले तो मूल रूप में हिंदी में बात करें तो इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। ये बुद्धिमत्ता है क्या? हम किस चीज़ को इंटेलिजेंस के रूप में डिफाइन करते हैं इस सोसाइटी में? तुम्हारे घर में मम्मी पापा कभी कभी 2 शब्द यूज़ करते हैं। जब तुम काम अच्छा कर लेती हो, तुरंत डिसीजन ले लेती हो, तो कहते हैं कि ठीक है, लड़की अच्छी है, स्मार्ट हो गई है, डिसीजन ले रही है। दूसरी तरफ नहीं ले पाती हो टाइम से, तो कहती है बड़ी बुद्धू है। बुद्धू शब्द का पर्याय है इंटेलिजेंस। मैंने तुमको हिंट दी है ये सोचने के लिए कि इंटेलिजेंस शब्द क्या है। इंटेलिजेंस वो है जो बुद्धू नहीं है। सहमत? अरे हाँ बोलो या नहीं। तो तुम लोग इंटेलिजेंट हो कि बुद्धू हो? है? इंटेलिजेंट हो, डिसीजन ले लेती हो। अच्छा, जो बंदा प्रॉम्प्ट डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग है जो, और ये डिसीजन कहाँ से होता है? यहाँ से होता है ना, मस्तिष्क पे सिग्नल जाते हैं। हम बायोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो कोई चीज़ आती है, जैसे किसी आँखों के ऊपर, आँखों के पलकों के सामने कोई पतंगा आ जाता है, तो तुमको पता क्या होता है? उसमें एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। उस रिफ्लेक्स एक्शन से स्वतः आँख बंद हो जाती है, होती है ना? क्यों होती है? क्योंकि एक सिग्नल गया माइंड में, माइंड ने तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन से पलकों को झुका दिया। पलकें सेल्फ प्रोटेक्टिव होती हैं। तो ये क्या है? ये डिसीजन मेकिंग किसने किया? माइंड ने किया ना। माइंड इज ए बॉक्स, ह्यूमन बॉक्स, विच डिसाइड्स एक्शन। एम आई राइट? गुड। ये है, एक मैंने छोटे उदाहरण से प्रूव किया कि जो मनुष्य का मस्तिष्क है वह एक ऐसा बक्सा है जहाँ से हम निर्णय लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, और डिसीजन के आधार पे हम अपनी क्रियाएं करते हैं। यहाँ से जब बात चलती है
तो दूसरी तरफ हम आते हैं, मस्तिष्क को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जो मस्तिष्क या जो बंदी इसमें से यहाँ बैठी है वो जल्दी से सोल्यूशन निकाल दे। जैसे घर में कोई मेहमान आ जाए और तुमसे कहा जाए मम्मी अंदर वहाँ ड्राइंग रूम में बैठ गई, पापा उनका जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ। अब तुम्हारे पास किचन में क्या है क्या नहीं उन्हें पता नहीं है या तुम्हें पता नहीं, और तुम गई तुरंत, तुम्हें नाश्ता देना ही देना है, तो कुछ ना कुछ डिब्बे से निकालोगी, प्लेट में रखोगी, कुछ नहीं होगा तो उसको फ्राई करोगी, अगर रेडीमेड नहीं होगा कुछ बताओगी, कुछ तुरंत तुम उस वो जो एक चुनौती आई है उसके में एक एक्शन लेती हो नहीं लेती? yes, ये तुमने कहाँ से तय किया? तुमने अपने मस्तिष्क से लिया ना। तो ये जो मस्तिष्क है ये बुद्धिमानी है। कुछ बड़ी डल टाइप की भी लड़कियां होती हैं, जाके मम्मी से पूछती मम्मी कुछ किचन में है नहीं, क्या लाऊं? अब मम्मी की तो नाक कट गई वहां पे गेस्ट के सामने। तो ऐसी लड़की को क्या कहते हैं? बुद्धू लड़की, इंटेलिजेंट नहीं है बिल्कुल। और जो लड़की होती है उसके ऊपर मम्मी बड़ी प्राउडली कहती है मेरी बेटी तो बड़ी इंटेलिजेंट है। Am I right? yes, तो तुम लोग उम्मीद करता हूँ इंटेलिजेंट लड़कियां हो, है ना? तो ये जो इंटेलिजेंट लड़कियां हैं ये ह्यूमन माइंड को यूज करती हैं, और ये इंटेलिजेंट आपका हर बंदे में होता है। दो बंदे में सफलता के लिए दो बातें हैं, एक इंटेलिजेंस लेवल और एक डेलिजेंस लेवल, एक बुद्धिमत्ता और दूसरी लगन। सफलता के लिए दो बिंदु हैं। लोग कहते हैं, प्रायः ये समझते हैं कि इंटेलिजेंट ऑलवेज सक्सीड। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान है वही सफल होता है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। जो लोग सफल होते हैं वो सफलता के लिए उनका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो मैटर करता है। आपकी सफलता में 20% इंटेलिजेंस लेवल है और 80% क्या मैटर करता है? इंटेलिजेंस लेवल। इसलिए कभी कभी हम लोग सामान्य और बुद्धू लड़कियों को भी बहुत सफल बना देते हैं। ये शिल्पकार यहाँ पे बैठी हैं, ये शिल्पकार लोग हैं, ये शिक्षिकाएं, ये जो हमारा इधर का बैठा हुआ समाज है ये शिल्पकार है। मतलब इस बुद्धू और इंटेलिजेंट को समाज के लिए उपयोगी बनाता है। तो ये कह देना कि खाली बुद्धिमान बच्चे ही सफल होते हैं, यह गलत है। जो लोग बच्चे लगन से पढ़ते रहते हैं, थोड़ा देर से याद होगा उन्हें, थोड़ी देर से समझ आएगी, लेकिन समझ आती है और वो बहुत अच्छा जीवन में अपना कार्य करते हैं और सफल भी होते हैं। जो लोग बुद्धिमत्ता में अपने गुमान करके बैठे रहते हैं कि मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, वो बाद में किसके शिकार होते हैं? फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ मिलता नहीं। और हमने हमेशा ये देखा है कि आपने अगर डिलीजेंटली कोई काम किया है, इंटेलिजेंटली थोड़ा 19 भी हैं, तब भी सफल होते हैं। तो क्वेश्चन अगेन कम्स दैट व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट, योर इंटेलिजेंस लेवल और द डिलीजेंस लेवल? Diligence level. And there is a balance between intelligence and diligence, and those guys who have intelligent as well as diligent, they do better and they are the better performer in the world. और वो इस दुनिया में सफल लोग हो जाते हैं। तो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है। मेरा प्यारे बच्चों, तुम लोगों से सदैव यही कहना है कि अब जो अपने इंटेलिजेंस लेवल पे पूरा आज तकनीकी का समाज, जो हमारे प्रोफेसर मुकुल जी अभी व्याख्या कर रहे थे, वो बहुत सत्य बात है कि पूरा तकनीकी का समाज आपके इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर एक चुनौती लेकर खड़ा है। आपकी मेधा, आपकी मूल जो इंटेलिजेंस लेवल है उसको वो ये कह रहा है कि इसको संभाल के रखो, इसके अलावा हम तुमको एक कृत्रिम मेधा दे रहे हैं, और उस कृत्रिम मेधा से आप समाज को, देश को, प्रदेश को, अपने आप को आगे ले चलो। मैं कभी कभी प्रश्न करता हूं एक समाजशास्त्री होने के नाते कि ये जो कृत्रिम मेधा है आई क्यों? क्योंकि हम समय से ज्यादा जल्दी पा लेना चाहते हैं। ये हमारे प्रोफेसर मुकुल जी ने भी अभी इसकी तरफ इशारा किया। हम वी वांट टू बी मोर स्मार्ट, और इसीलिए इन फोन को हम लोग क्या कहते हैं? स्मार्टफोन कहते हैं। व्हाई दिस इज स्मार्टफोन? क्योंकि इसमें एक बटन अभी हमने दबाया, देखिए यहाँ दबाया, ये आ गया, और हमने इतने आइकन से कोई भी हम इसमें बटन दबा दें तो आइकन से हम उस दुनिया में चले जाएंगे। यानी इस फोन में गुण क्या है? क्यों ये स्मार्ट हो गया?
क्योंकि इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है। ये रिस्पॉन्स टाइम को कम होने की वजह, जो फोन के रिस्पॉन्स टाइम कम होते हैं वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वैसे ही मनुष्य भी है। आपके समक्ष कोई प्रश्न आता है, कोई चीज आती है, अपने मस्तिष्क रूपी स्मार्ट फोन जो आपने दिमाग में ईश्वर ने फिट किया था, उसके रिस्पॉन्स टाइम के ऊपर आप इंटेलिजेंट और डल, ये दो शब्द या बुद्धू कहलाए जाएंगे। पुराने वाले फोन बुद्धू फोन कहे, मैं उनको बुद्धू फोन कहता हूँ, जिसमें बटन होती है। मम्मी पापा या दादा दादी अभी भी उस फोन में फोन करने के लिए, लेकिन स्मार्टफोन इज ए सोल्यूशन फॉर ऑल थिंग्स। बिकॉज दुनिया जो है, आज जियो जब आया तो कहता था दुनिया कर लो मुट्ठी में। दुनिया में एक स्लोगन चल पड़ा कि हम कितने स्मार्ट हो जाएं, हम दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लें। ये जो दौड़ है, इसने हमको इंटेलिजेंस और फिर कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ले जाके खड़ा कर दिया। ये जो कृत्रिम इंटेलिजेंस है या जो हमारा माइंड है, वो तीन चीजें बताता था जिसको रेप्लिकेट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तो डिसीजन मेकिंग, बताऊंगा अभी आपको कि आपका माइंड कैसे डिसीजन मेकिंग करता है, और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन कैसे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रही है। दूसरी तरफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका मस्तिष्क प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। गणित के सवाल मिलते हैं या तरह तरह की चीजें आपके समक्ष आती हैं जीवन में, आप प्रॉब्लम्स आती हैं, चुनौतियां आती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए एक फैकल्टी आपके मस्तिष्क में है, उसको इस्तेमाल करके आप सॉल्यूशंस देते हैं। और हर दुनिया के हर बंदे के मस्तिष्क में ये एक्सरसाइज होती है। किसी की बहुत प्रॉम्प्ट है, किसी की थोड़ी कम है। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स या जो कहते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम में वैरी, बट ऐसा नहीं होता कि किसी का मस्तिष्क बिल्कुल शून्य होता है और किसी का मस्तिष्क बहुत एडवांस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सिर्फ भ्रम बनाते हैं लोग या माता पिता कि ये लड़की हमारी बहुत बुद्धू है और ये वाली बड़ी स्मार्ट है, बड़ी एक्टिव है। ये सब भ्रम है। वास्तविकता में वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार यह प्रमाणित है कि इंटेलिजेंस लेवल, जो मेधा की शक्ति है, लगभग सब में बराबर होती है। उसके अंदर हम उसको इस्तेमाल करने की क्षमता के ऊपर निर्भर करते हैं। कोई उसी में ज्यादा लगन के साथ क्षमता बढ़ा लेता है तो वो सफल हो जाता है, तो उसको समाज की दुनिया में, सामाजिक भाषा में उसको ज्यादा इंटेलिजेंट कर देते हैं। एक्चुअली होता नहीं है। तो इसीलिए जब स्लो लर्नर्स की बात आई, पूरी साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में कहा गया कि नहीं, दिस इज रॉन्गली टू से कि ये जो बच्चा स्लो लर्नर है वो बुद्धू है। आमिर खान नाम का एक एक्टर है, वो स्लो लर्नर था। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन बचपन में स्लो लर्नर था। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो प्रारंभ में स्लो लर्नर थे और उन्होंने उस अपनी स्लो लर्निंग को ओवरकम करके एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में विकसित किया गया। तो स्लो लर्नर होना, बुद्धू होना, ये बिलो स्टैंडर्ड नहीं है। ये समाज में हमारे माँ बाप लोग आए, जब मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूँ कान पकड़ के कि मेरे बच्चे बुद्धू नहीं होते। ये बुद्धू बनाना, ये समाज की परिकल्पना है जो उसको हम बुद्धू घोषित कर देते हैं। किसी को पप्पू घोषित कर दो, किसी को बुद्धू घोषित कर दो, किसी को बहनजी घोषित कर दो, तो उसका एक टाइप हो जाता है। अब अपने अपने कैनोटेशंस हैं, आप लोग यूज कर लीजिएगा। जहां मैंने जो शब्द कहा, आप उसको वो कहना शुरू कर दीजिए, वो वैसा उसी टाइप में इमेज कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये समाज में इसको क्या कहते हैं हम? परसेप्शन और द नैरेटिव्स। एंड दिस होल, ये जो इंडिविजुअल माइंडसेट है, ये नैरेटिव भी बनाता है, परसेप्शंस भी बनाता है। ह्यूमन माइंड मेक्स परसेप्शन। तो तीसरा डायमेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद परसेप्शन आता है। हमने बताया डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द परसेप्शन। एंड फोर्थ विच हैज बीन मेंशन्ड बाय आवर एस्टीम्ड कलीग, एंड अभी इन्होंने भी कहा, हमारे दिमाग में एक शक्ति होती है दूसरे मनुष्य की भाषा को रूपांतरित करके अपने मस्तिष्क से समझना। Every mind carries this power, which is known as understanding others' language.
प्रत्येक मनुष्य का मशीन रूपी मस्तिष्क क्या करता है? आप भी मेरी भाषा को अपने मस्तिष्क से एक समझ पैदा कर रहे हैं, उससे उसको एनालाइज कर रहे हैं और तब एक करें। तो एवरी माइंड हैज गॉट ए पावर टू अंडरस्टैंड अदर्स लैंग्वेज। ये 4 एलिमेंट ह्यूमन माइंड के थे। ये जो मशीन वाले लोग बैठे थे, इन्होंने इन चारों को पकड़ लिया। हम और आप तो बुद्धू की तरह, डल की तरह बैठे रहे, लेकिन ये जो चालाक लोग थे, गूगल में बैठे हुए लोग, या जो मशीन पे काम करने वाले लोग, मशीन लर्नर से या मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट लेके चले थे, उन्होंने इन चारों कंपोनेंट को संयोजित करके बहुत अच्छे तरीके से आर्टिफिशियल लर्निंग में डाल दिया। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज व्हाट? इट एनहांसेस योर डिसीजन मेकिंग। ये आपके डिसीजन मेकिंग को एनहांस करती है, बढ़ाती है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी है उसको सॉल्व करती है, बढ़ाती है। परसेप्शंस को बदलती है। आपने देखा आर्टिफिशियल लर्निंग से, बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो जो सोच रहे हैं वो आपके दिमाग में परसेप्शंस डाल देती है। और चौथा लैंग्वेज वाला, जिसको अभी कहा गया कि हम बहुत सारी लैंग्वेज को, प्रोनाउंसिएशन को, पहले हमको याद है हमारे पिताजी तो बहुत डांटते थे जब हम लोग पढ़ते थे महानगर बॉयज में, तो अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में जब हमारे पिताजी लोग घर में आते थे और या ब्रदर्स होते थे वहाँ पर माउंट कार्मल, उसमें तो प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान दिया जाता था, शब्द के उच्चारण पे। और हम लोगों को इंग्लिश का तब तो, आजकल तो लोगों ने, बच्चों ने डिक्शनरी देखना ही भूल गया है, लोगों के घरों में डिक्शनरी नहीं है। हम लोगों के यहाँ एक डिक्शनरी हर घर में होती थी, 2 डिक्शनरी, उसके पन्ने फट जाते क्योंकि डिक्शनरी कभी ओल्ड नहीं होती थी, वही डिक्शनरी जनरेशन चलती थी। फिर बाद में जब पैसे वैसे आ गए तो हाई स्कूल तक के बच्चों को एक नई रेन एंड मार्टिन की और एक डिक्शनरी किताब स्कूल वाले प्रिस्क्राइब करने लगे कि ये अब वो लेने लगे बच्चे। फिर अब तो धीरे धीरे डिक्शनरी खत्म हो गई, इसी पे सब कुछ है डिक्शनरी। लेकिन हमको अपना बचपन याद है जब पिताजी हमसे डिक्शनरी में एक शब्द की कई मीनिंग लिखवाते थे, उसको बुलवाते थे, उसका यूसेज करते थे। अपना तो वो अखबार पढ़ते रहते थे, चाय पीते थे और हम लोगों को उससे सुनाते थे अगर हमसे प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो। अभी आप देखिए मेरे उच्चारण को, देख लीजिए, मैंने ये उच्चारण अपने माता पिता, अपने शिक्षकों से सीखा, डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया से। हमने गूगल से नहीं सीखा। तो ये गूगल आया, गूगल ने हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक को रिप्लेस करके प्रोनाउंसिएशन सिखाया। आप फ्रेंच भाषा सीखना चाहें, इससे आराम से सीख लेंगे। आप फ्रेंच के अलावा जर्मन, तमिल, तेलुगु, हिंदुस्तान की किसी भी भाषा को इसमें प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा, कोई शब्द बाकायदा उसको वो बताएगा। ये पहले ह्यूमन माइंड बताता था। पिताजी आपको तो बचपन के टीचर्स याद होंगे, 10-10 बार उसको कहलवाते थे और ये टीचर्स भी अपने बच्चों को 10-10 बार कहलवाती थी। तो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल उसी तरह से उच्चारण होना चाहिए, जरा सा गलत हो जाए तो सुताई होती है। तो वो जीवन में हम लोगों ने जो बचपन में अपने कंप्यूटर रूपी ब्रेन में वो प्रोनाउंसिएशन डाल लिए, जो अर्थ मीनिंग डाल ली, वो आज तक भूली नहीं है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर अभी ओल्ड नहीं होता। इस वाले कंप्यूटर में तो कोई गूगल नामक यंत्र दूसरा मीनिंग डाल देगा तो वो बदल जाएगा। लेकिन पिताजी ने या गुरु ने जो आपको शिक्षा में आपको डिक्शनरी से मीनिंग दे दी, वो मीनिंग बदलती नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 2 तरह की दुनिया का तुमको चित्रण कराया। एक तुम्हारी वास्तविक दुनिया, वास्तव में क्या मस्तिष्क है, किस तरह से इंटेलिजेंस लेवल काम करता है, जिसमें 4 कंपोनेंट है, और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब प्रश्न उठता है, दोनों के मध्य जो टकराव है या खींचातानी है, हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छे से बताया, ये जो खींचातानी है इसमें हम कहाँ फंसे जा रहे हैं, हम क्या कहाँ पर हैं। अब आपको हम बताएं, बहुत सारी चीजें हैं। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है तुम सबसे मैं करता हूँ आज जाके सोचना कि मशीन जो ह्यूमन की तरह, मनुष्य की तरह क्या सोच सकती है? रोबोट्स बन के आए। आपने तो सुना होगा, अभी भी मैंने भी सुना, देखा और रोज न्यूज में आता है कि ये रोबोट्स जो हैं ऑपरेशन कर रहे हैं। मेडिकल लाइन में रोबोट द्वारा ऑपरेशन भी होने लगा। अब कभी कभी डर लगता है यार, रोबोट नहीं ऑपरेशन कहीं गड़बड़ा गया, उसका सॉफ्टवेयर तो फेल हो जाएगा उस मरीज के साथ, ये चिंता होती है।
लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर रोबोट के द्वारा ऑपरेशन का प्रचार कर रहा है, रोबोटिक सर्जरी की काफी प्रचलन होने लगा। तो प्रश्न उठा कि ये रोबोटिक सर्जरी की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? या तो डॉक्टर रूपी माइंड कम हो गए, सर्जन्स कम हो गए, या पेशेंट बहुत ज्यादा हो गए, या हमने कोई एक ऐसा रोबोटिक सर्जन पैदा कर दिया जिसका इस्तेमाल होना है। तो ये जो आर्टिफिशियल माइंड है उसने मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा घुसपैठ कर ली। हम बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की घुसपैठ हो चुकी। आप जैसे घर से चलते हैं, कार से या स्कूटर से या स्कूटी से, जो भी साधन से चलते हैं, आपको जाना है किसी एक एरिया में, उसको मैप में डाल देते हैं और वो गूगल मैप आपको आगे आगे ले जाता है। कभी कभी गूगल मैप आपको बहुत धोखा भी देता है कि आगे सड़क बंद है लेकिन वो उधर ही ले जा रहा है, क्योंकि मैप में जितना फीड है वो उसी हिसाब से आपको डायरेक्शन दे रहा है। ये इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग था। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत कम समय में गंतव्य पे पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमने ऐसा भी सुना है कि हम चले कहीं थे और अल्लाह को, ईश्वर को प्यारे हो गए क्योंकि आगे रोड जो है खत्म हो गई थी और वो नदी में गिर गई थी। ये भी अखबारों में आया है ना? हाँ, कहीं भी आया, मतलब आप इतना तो सहमत है कि बरेली में हो या कहीं भी हो, है ना? ये कभी कभी ये धोखा भी दे रहा है। हम यहाँ से चलते हैं, हमको नवयू कॉलेज आना है, अब वो हम देख रहे हैं कि यहाँ वो तो दिखला रहा है मैप, किसी से आ जाओ। इन्होंने पूछा कहाँ भैया, हमने कहा हम नाका चौराहे पे हैं। हम नाका से जब इधर चलने लगे तो दोनों तरफ है, देखा कि इधर उधर से आने वाली रोड पे भी ट्रैफिक चली आ रही है, जबकि जाने वाली रोड, जाने की अलग पगडंडी है और आने की इधर से लेफ्ट और राइट, देखा कि इस पे भी चले आ रहे हैं। ये तो गूगल ने बताया नहीं, हम तो चले आ रहे हैं, उसमें गाड़ी जाम हो गई, फंस गए। गूगल तो एक सीमा तक अपनी बुद्धि देगा। वास्तविकता क्या है? हमको अपनी आंख भी चलानी थी। हम गूगल पे निर्भर करेंगे, अगर अपना मस्तिष्क बंद कर देंगे तो क्या गूगल से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से हम जीवन चला पाएंगे? ये मैं अभी का तुरंत का उदाहरण बता रहा हूं। बहुत सारे उदाहरण आपके चारों तरफ ऐसे हैं जिसमें आप बहुत सारी चीजें देखिए। आपको पता है एक छोटा सा फैक्ट, आपकी आंखें मशीन से 20 गुना ज्यादा देख पाती हैं एक सेकेंड में। डू यू नो दिस फैक्ट? बट व्हाट पीपल आर नाउ बिलीविंग दैट मशीन इज मोर यूजफुल इन ऑब्जर्विंग द फैक्ट्स एंड गॉड हैज मेड योर, जो ईश्वर ने आपकी इस काया में 2 चक्षु दिए हैं, जिसकी चेतना के साथ जुड़ाव है, जिसका साइंस बहुत एडवांस है, रेटिना, जो बहुत दूर तक की चीजों को देख सकती है। हम उस ईश्वर प्रदत्त रचना को कमजोर मानकर मशीन के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं, जबकि बायोलॉजिकल मेडिकल एग्जाम जो प्रूवन फैक्ट है कि 20 गुना हमारी आंखें बेटर ऑब्जर्व करती हैं मशीन से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंटिफिक रिसर्च भी कह रही थी, पहले भी कहा था, अभी कह रहा है, लेकिन इस वाली को दबा दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली के आधार पे हमारी चर्चा चल पड़ी। ये कौन है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करने वाला कौन है? हल्की सी हिंट, जब ज्यादा हो जाए तो बता दीजिएगा, हम जरा सा ज्यादा बोलते हैं, समय ज्यादा जब सीमा हो जाए तो प्लीज हमको बता दीजिएगा, क्योंकि मैं पहले ही अपनी कमजोरी, मैं कभी कभी मंजुला बताऊं, मैं इशारे से बता देता है भाई सीमा, और जहां मेरी पत्नी ग्राह्य होती मैं अपनी पत्नी को ले आता हूं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा अपनी पत्नी से ही करता हूं, और वो इशारा कर देती कि बस अब सीमा क्रॉस कर दे तुम, तो हम उसकी ओर बीच में दे। अब यहाँ तो हम कोई लाए नहीं, तो इसलिए प्लीज आप दोनों ही मेरी बहनों बता देना कि सीमा खुलता जाएगा परते प्याज की तरह से, और तुमको रस भी आएगा, भले ये टीचरों को देर हो या इनके पेरेंट्स को देर हो, तुमको मजा आएगा पक्का, लेकिन समय की सीमा होती है, मुझे उसका आदर करना चाहिए। मैं 5 मिनट में कुछ चीजें बताकर अपनी बात को समअप करूंगा कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ इट इज टू बी यूज्ड, एंड प्रोफेसर मुकुल हैज very rightly underlined the challenges of artificial intelligence in our life. Secondly, today's focus was that how artificial intelligence is to be used for,
एजुकेशनल पर्पसेस, ये जो हमारा शिक्षण संस्थान है, हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तकनीकी खराब है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब कंप्यूटर आया तो बहुत सारी बातें उड़कर आई कि कंप्यूटर हमारा रोजगार खा जाएगा। हमारे सामने आज यह भी 3-4 तरह के डिबेट चल रहे हैं। मुकुल जी भी पत्रकारिता में रोज डिबेट को पढ़ते हैं, आप उन्होंने बताया भी कि ये चुनौती चल रही है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जॉब्स को खा लेगा, खत्म कर देगा। दूसरी तरफ ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सदैव मिथ क्रिएट होंगे, क्या रियलिटी की तरफ हम नहीं जाएंगे। ये सारे प्रश्न चिंतनीय हैं, इस पे विचार हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिबेट बढ़ रहा है। लेकिन डिबेट के साथ साथ इसका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। हमारे जीवन में इस तरह से ये पेनिट्रेट करता जा रहा है कि हमको बहुत सजग रूप में ये अलर्ट होना है कि हम किस सीमा तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें और कहां पर हम इसको चेक करें, बैलेंस करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना तो बहुत बुरी चीज है जो हमको इसको अनटचेबल की तरह से कहें कि नहीं हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे बिना, क्योंकि आप इसको बिना यूज किए अब रह ही नहीं सकते। इट हैज टू कम इन योर लाइफ इन सम वे और अदर। सो क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे सावधानी पूर्वक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जाल में अपने ईश्वरीय प्रदत्त बुद्धि को कमजोर न माने। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यू हैव टू डेवलप योर माइंड, योर थिंकिंग फैकल्टी, योर रीजनिंग, योर प्रॉब्लम से सॉल्विंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, विच मैटर्स थ्रू आउट योर लाइफ। ये टेक्नोलॉजी आई, ये टेक्नोलॉजी रहेगी, ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी बुद्धि, अपने परसेप्शन, अपने ईश्वरीय प्रदत्त क्षमताओं को अनुपयोग करके इन्हीं के ऊपर निर्भर होते चले। ये एक पहला सावधानी बरतनी है जिसका हमारे पूर्व वक्ता ने भी जिक्र किया। दूसरी बात मैं तुम सबको ये बताना चाहता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, सर ने भी रेफरेंस दिया, हम तुमको बताऊंगा 1-2 मिनट में कि ये काम कैसे करता है। ये एक्चुअली डेटा पे आधारित है, क्योंकि कोई ना कोई स्टोरेज है जिससे इंफॉर्मेशन आ रही, डेटा है, डेटा रॉ है। उस डेटा का अभी सर ने कहा संसार है, ये गूगल रूपी समुद्र जो कह लीजिए या क्लाउड देख लीजिए, इसमें सब डेटा है, रॉ डेटा है। उस डेटा से इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होती है और उस इंफॉर्मेशन से क्या होता है, नॉलेज क्रिएट होती है और नॉलेज से विजडम। तो हम ये कहते हैं कि डेटा का यूज करना, डेटा पे निर्मित इंफॉर्मेशन, सूचनाएं अनुपयोगी होंगी या सूचनाओं से निर्मित ज्ञान यूजफुल नहीं है। और ज्ञान ही चूंकि बुद्धिमत्ता का आधार है, इसलिए हम जितना ज्ञान लेके चलते हैं उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। वी कैन नॉट डिसोशिएट डेटा विद डेटा ना, हम डेटा से अपने को डिसोशिएट नहीं कर सकते, वो मीनिंग है। जैसे रुपया आपके जीवन का आधार है बहुत सारी वस्तुओं को खरीदने के लिए, वैसे डेटा भी आपका आधार है। तो वो 2 GB डेटा की जो बात की वो वैसा ही है जैसे 5 किलो आटा। हमारी देश की सरकार 5 किलो आटा और प्रति व्यक्ति या 10 किलो आटा दे रही है, तो 2 GB डेटा दे रही है कोई सरकारें। ये उन्होंने ये मान लिया और ये वास्तविकता भी है कि जैसे आटा आपके पेट के लिए जरूरी है, वैसे डेटा आपके मस्तिष्क के लिए जरूरी है। इसीलिए तो डेटा के ऊपर आपको खरीदा जाएगा, या इसीलिए तो डेटा के ऊपर आपको, आटे के ऊपर आपको खरीदा जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये डेटा और आटा 2 अलग चीजें हैं। डेटा का मूल्य बढ़ता जा रहा है क्योंकि डेटा से इंफॉर्मेशन है। आप डेटा खरीदते हो, वही पैसा जो अभी कहा इन्होंने कि वो डेटा किसको धनवान बना रहा है, गूगल को, फेसबुक को, या जो भी हमारे ये लोग हैं इनको धनवान बना रहा है। डेटा तो आप खरीद रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो। इसके पीछे पूरा अर्थशास्त्र है, इसके पीछे पूरा एक बाजार है और इस सब का फायदा बाजार को हो रहा है।
बाजार मंजिला तो इकोनॉमिस्ट है, ये बताएंगे आपको। बाजार धनवान हो रहा है, बाजार में जो क्रय और विक्रय है सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग और कह सकते हैं दुरुपयोग भी वो बाजार कर रहा है। आप एक बार एक तरह की ड्रेस को क्लिक कर दीजिए फेसबुक में या ऐसे भी कहीं सर्च कर दीजिए, देखिए 15 मिनट बाद उसी तरह की ड्रेसेस बार बार पॉप कर रही हैं। यानी कोई आदमी वहां कोई सॉफ्टवेयर ने आपका रीड कर लिया कि इस आदमी को इस तरह की ड्रेस पसंद है, तो वो बाजार है, वो बाजार कंज्यूमर्स का बाजार जो है वो आपके माइंड को उसने रीड किया, परसेप्शन को रीड किया और उस तरह की इंफॉर्मेशन वो देने लग गया और तब आपने उस तरह की पॉकेट खाली करी। तो व्यापार में डेटा और इंफॉर्मेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत इस्तेमाल हुआ, तो धनवान कौन हुआ, लाभ किसको मिला, बाजार। और बाजार में बैठे हुए एजेंसीज को, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो रिटेलर हो या जो भी एजेंट इन मार्केट्स हैं, उन सबको लाभ होता है और गवर्नमेंट को भी लाभ होता है, क्योंकि बाजार में जितना वस्तु बिकेगा उस पे उतना टैक्स मिलेगा, तो सरकार भी धनवान होगी। तो सब कुछ पूरा मिला हुआ है। अर्थशास्त्री लोग बेहतर समझाएंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अर्थशास्त्र के बढ़ावे के लिए हो रहा है, अर्थ को बढ़ाने के लिए हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत आखिरी इस बात कह के मैं तुमको अपना वक्तव्य खत्म करूंगा। एक बड़ा मौलिक प्रश्न आता है कि क्या ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें एक कमी है जो वो भी पूरी हो रही है। वो थी, पहले ये कहा जा रहा था कि इसमें भाव या भावना या इमोशंस नहीं है, इमोशंस नहीं है। ये मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए इमोशनलेस टूल्स जो मस्तिष्क के अंदर है। तो मस्तिष्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोबोट बना, उसमें अंतर यही है कि रोबोट में वो नहीं है, इमोशंस नहीं है। लेकिन अभी हाल के 2-3 सालों में ऐसे भी प्रोग्राम्स होने लगे जो आपकी स्किल के आधार पर रिसर्च करके वो बता देंगे कि आपको इस परिस्थिति में किस प्रकार का भाव आता है, और वो 5, 7, 10, 20 ऐसे भाव उसके अंदर फीड कर दिए जाएंगे। तो जब वो परिस्थिति आएगी तो वही भाव मशीन में आ जाएगा, यानी उसके अंदर इमोशंस को वो डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक 2020 तक में जो रोबोट्स आए या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, उसमें आपके एक ही दिक्कत आ रही थी जो बाजार को आ रही थी, या जो क्रिटिसिज्म हो रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो कहा गया था कि मशीन डू नॉट हैव इमोशंस, ह्यूमन माइंड हैज इमोशन। ये बात उठी, लेकिन ये बाजार वाले जो मशीन बनाने वाले लोग हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले आर्टिफिशियल, वो लग गए हैं उसमें भी रिसर्च के माध्यम से कि उसके अंदर कैसे हम इमोशंस की लिस्ट बना दें और इमोशंस उसके अंदर भी डाल दें। इसके लिए ये कहना कि इमोशंस नहीं होंगे मशीन में, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, मुकुल जी बताएंगे। मैं तो अखबार और इसी से पढ़ के जान पा रहा हूँ। इधर मैंने पिछले 1 साल के अंदर ऐसी तमाम घटनाक्रम देखा जिसमें मैंने पाया कि इमोशंस वो डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं? रिसर्च करके 25-26 तरह के उन्होंने रिएक्शंस लिए, भय का, स्नेह का, प्यार का, तो तरह तरह के इमोशन वो उस पर डाल दिया और सिचुएशन कर दी। मैं एक छोटी सी घटना बता के अपना यहाँ पे वक्तव्य समाप्त करूंगा। एक क्या हुआ, अमेरिका में जैसे गार्ड होते नहीं है, जो गेटेड कॉलोनीज होती हैं, वहां पे गेट लगा दिया, उसमें कह दिया कि इस तरह के फेस के लोग आएंगे तो अपना वो गेट खोल देना, और अगर इसके फेस के जो आई डिटेक्शन और इससे अगर नहीं आते तो गेट खोलना नहीं। होता रहा ऐसा। अब उसमें क्या हुआ कि कभी वो मशीन काम कर रही थी, मशीन के पास इमोशंस था नहीं, कोई ऐसा आदमी आ गया जो उसका आईज थी लेकिन उसको आईज पे चोट लग गई थी और उसका फेस बिल्कुल मैश हो गया, मतलब वो एक्सीडेंट से हो गया, लेकिन फिर भी वो गाड़ी चला के आ गया। अब वो गाड़ी खोल ही नहीं रहा, वो जो उसका गेट कीपर है रोबोट संचालित, वो रोबोट उसकी आंख को, उसके चेहरे को पहचान नहीं रहा। कल तक वो पहचान रहा था, या जब गया था तब भी पहचान रहा था, जब लौटा तो उसका चेहरा जरा सा एक्सीडेंट से वो डैमेज हो गया था, आई बिल्कुल दिख नहीं रही थी, ब्लडेड हो गई थी। तो वो उसने रोबोट ने पहचानने से मना कर दिया, गेट नहीं खुला, और थोड़ी देर के बाद वो स्ट्रगल करता रहा और थोड़ी देर के बाद उसकी डेथ हो गई। ये घटना ये बताती है कि रोबोट
तो संचालित था उतने ही संदेशों से जितने उसको फीड किए गए थे। जब तक वो संचालित रहा तब तक तो बढ़िया था, लेकिन एक ऐसी विषम परिस्थिति आई जहां उसके पास कोई सिग्नल्स नहीं थे, उसमें उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये मैं प्रश्न तुम सबको छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो मशीन है, वहां जहां इमोशंस नहीं है, वहां पे कभी कभी अमानवीय कृत्य भी हो जाते हैं। ये चुनौती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा विषय है जिस पे पूरे दिन बात की जाए तो कम है। हम इन्हीं शब्दों के साथ कुछ जिज्ञासा के प्रश्न तुम्हारे मस्तिष्क में छोड़ के जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूपी मस्तिष्क पे नहीं, ईश्वर प्रदत्त मस्तिष्क पे सोचना, कोशिश करना कि इस पे उत्तर निकालना और अपनी शिक्षिकाओं से, अपने गुरुओं से इस पे चर्चा करना, और यदि और लगे तो मुझसे भी चर्चा करना, और तब तुमको लगेगा कि तुम महत्वपूर्ण या मशीन महत्वपूर्ण। इन शब्दों के साथ मेरा तुम सबको अनंत आशीर्वाद। अब बारी है हमारी डायनामिक प्रिंसिपल प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय के उद्बोधन की, जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। मैं नवयुग कन्या महाविद्यालय से हमारे दो विद्वान प्रोफेसर विनोद चंद्रा जी और प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव जी, दोनों ही एकदम अलग फील्ड्स में हैं पर समाज से ही जुड़े विषय हैं उनके। एक मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से AI वर्कआउट कर रहा है। आप जो ट्रैवलर वो अपना अनुभव जो है बता रहे थे कि किस तरीके से आपकी क्रिएटिविटी को भी वो खुला रखता है, विकल्प खुला रखता है कि आप उस पर सोचें। और जब व्लॉग के रूप में दिखाते हैं तो आपका मस्तिष्क वहीं पे जो दिखा दिया जाता है वहीं पे आप सीमित रह जाते हैं, अदरवाइज आप परिकल्पनाएं बहुत सारी कर सकते हैं। और प्रोफेसर विनोद चंद्रा सर जो हैं सोशियोलॉजिस्ट हैं या सोशल साइंटिस्ट, जिसका एक पार्ट मैं इकोनॉमिक्स की हूँ। तो सर बार बार कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स के प्रश्न हम देखें, पर सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस तीनों ही सोशल साइंस के सब्जेक्ट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाद में इनमें विभाजन हुआ, पहले एक ही हुआ करते थे। तो सर ने बहुत ही रोचक तरीके से किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज पर प्रभाव डालता है, किस प्रकार से वो इमोशनल कोशेंट उसका कितना वीक होता है, और इंटेलिजेंट कोशेंट में भी जो डेटा फीडर है उसके अकॉर्डिंग जो वो हाई दिख सकता है। और साथ ही साथ आपको भी उन्होंने ये बताया कि जो ह्यूमन या जो हमारे ईश्वर से प्रदत्त हमें ब्रेन मिला हुआ है, बुद्धि मिली हुई है, तो उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो कोई बहुत बुद्धिमान हमें दिख सकता है, क्योंकि किसी का इंटेलिजेंट क्वेश्चन थोड़ा हाई हो सकता है, पर अगर हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो बुद्धि भी कुंठित होती चली जाती है। जितना उसकी पॉलिशिंग होती है, यानी जितना हम उसको यूज़ करते हैं उतना ही वो ज़्यादा पॉलिश्ड होता है और उतना ही हमें लगता है कि वो व्यक्ति ज़्यादा विद्वान है। तो उन्होंने दो शब्द कहे, एक है इंटेलिजेंसिया और एक इंटेलिजेंट, और दूसरी डेलिजेंस को कहा। तो डेलिजेंस ही हमारी कर्तव्य निष्ठा को, हमारी उसको लगातार प्रयोग करने की शक्ति को और हमारी मेहनत को, किसी चीज़ के प्रति हमारे जुझारूपन को, इसको दिखाती है। और ये हमने अपनी लाइफ में इतने बड़े अनुभव में हम लोग ने देखा होगा, सर लोग का अनुभव मुझसे भी ज़्यादा है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे संपर्क में ऐसे आते हैं कि जो कि शायद वो आपको इतने शार्प माइंडेड ना दिखते हों, पर क्योंकि वो बहुत मेहनती होते हैं तो वो ज़्यादा परफॉर्म कर ले जाते हैं। ऐसे इंटेलिजेंट या शार्प माइंड दिखने वाले बच्चे से जो तुरंत आपको प्रतिक्रिया दे रहा होता है, पर वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ों को रह जाता है या उसके अंदर थोड़ा सा आलस से घेर लेता है। जैसे कि आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी कि खरगोश जो है बहुत तेज दौड़ता है, पर जो है कछुआ बहुत स्लो दौड़ता है। तो इंटेलिजेंस के नाम पे देखें तो दोनों में बराबर ही रही होगी, पर डेलिजेंसी की कमी थी।
इस वजह से कछुआ तो निरंतर अपना प्रयत्न करता रहा, क्योंकि उसको लगा कि मैं शायद उतना तेज नहीं भाग पाऊंगा, तो एक यही चीज है कि मैं निरंतर लगा रहूं तो शायद अपनी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकूं। तो और खरगोश जो है उसको अहम आ गया, या कह लीजिए ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, वो अपना सुस्ताने लगे या आलस आ गया उनको, और वो अपने से ज़्यादा काबिल ना होते हुए भी उससे हार गए कछुए से। तो ये चीज़ हमें अपने जीवन में हमेशा लक्ष्य बांधकर रखनी होगी कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है, और एक ध्येय आप निश्चित करें अपने जीवन में और उस ध्येय को निरंतरता के थ्रू माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करते रहें। आर्टिफिशियल, जैसा कि हमारे दोनों वक्ताओं की अगर हम बातों से देखें तो यही है कि उन्होंने ना तो ये कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम बेकार है और हमें सिर्फ अपने ह्यूमन माइंड पे ही गुमान करके बैठ जाना है, क्योंकि जैसा जैसा समय परिवर्तित होता है तो समय का अनुसार जो नहीं चलते हैं वो आउटडेटेड कहलाते हैं। जैसे बार बार आपको जेन जी कहा जा रहा है, तो जेन जी इसलिए कहा जा रहा है कि हम लोग की पीएचडी करने में थोड़ा सा देरी इसलिए हो गई कि जो है डेटा एनालिसिस उतनी बढ़िया नहीं आती थी। आज की डेट में क्या है कि आपके पास ज्ञान भले चाहे जितना, पर डेटा एनालिसिस नहीं आती थी, इसलिए वो चीज़ें रह जा रही थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा होती है। तो आज की डेट में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप उसमें चूक नहीं सकते, आप उसमें डेटा फीड करेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अब उस रिजल्ट का जो इंटरप्रिटेशन है, जो उसकी एनालिसिस है, वो आप मशीन पे बेस होकर ना करिए, वो अपनी इंटेलिजेंसिया का प्रयोग करते हुए उसकी एनालिसिस करिए। तो ये रैशनल यूज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि जब मतलब हमारा कंपटीशन का युग है और हमें तेजी से मतलब अगर हम बहुत स्लो रहेंगे, जैसा कि हम ये कहेंगे कछुआ था, स्लो था, पर निरंतरता उसमें आई इसलिए वो जीता। पर आज की डेट में क्या है कि अगर आप बहुत स्लो हैं और जिस तरीके से परिवर्तन होते चले जा रहे हैं, हम लोग के समय काल में अगर आप देखिए तो जो परिवर्तन 20 साल में होते थे, आज वो 20 महीने भी नहीं लगते, कहीं 2-4 महीने में ही परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस और ये जो जनरेशन्स हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रही हैं, क्योंकि जब कंप्यूटर युग आया तो उसके बाद चेंजेस आने में बहुत समय लगा। ये उस समय भी लगता था कि एम्प्लॉयमेंट लेवल्स हमारे जो है वो बहुत कम हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जिन लोगों ने अपने आप को उस टेक्नोलॉजी के अनुरूप बनाया, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी, उनके बहुत हाई पैकेजेस उनको मिलने लगे, और जो लोग उस टेक्नोलॉजी को बहुत नहीं सीख पाए या उससे दूरी बनाए रखे, वो शायद उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाए या समाज में उतने प्रोग्रेसिव एटीट्यूड में नहीं देख पाए। पर क्योंकि आज के समय में आपको इसके बीच सामंजस्य बिठा कर रखना है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करिए, पर अपनी जो ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है उसका भी प्रयोग करिए। अब किसको कहाँ पे, किस जगह पे, किस स्तर तक प्रयोग करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। ये बात सही है कि हम लोग के बच्चे, हम लोग सोचते हैं कि एक प्रोजेक्ट बनाने में इतना दिन लगेगा, पर वो थोड़ी ही देर बाद आपको पूरी प्रोजेक्ट बनाकर लाकर दे देते हैं। पर ये टीचर्स भी जो है अब उनको पकड़ लेते हैं कि चैट जीपीटी से बनाया गया है या जेमिनी के थ्रू बनाया गया है, कहाँ से बनाया गया, पर वो और स्मार्ट होता जा रहा है। तो पर ये तो अच्छा है ना कि अगर हम डेटा फीड कर दे रहे हैं तो उससे रिजल्ट हमें तुरंत मिल जा रहा है, नहीं तो इतने बड़े बड़े चार्ट्स में आपको पूरा डेटा मैनुअली फीड करना पड़ता था, फिर आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई करके फिर रिजल्ट निकालना पड़ता था, उसमें महीनों लग जाते थे। और आज जो है कुछ मिनटों में वो चीज़ें हो सकती हैं। और कोई पेज है जैसे, तो आपको टाइप करने में बहुत टाइम लगता था, आप हाथ से भी मान लीजिए कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको आपने स्कैन कर लिया और वो टाइप होके आ गया, तो हमारी मेहनत थोड़ा सा बच गई। अब जैसे पहले की माताएं जो है सिल बट्टे पे जो है चटनी बनाया करती थी या मसाला पीसा करती थी, तो उनका मैक्सिमम टाइम जो है हाउस होल्ड वर्क में जाता था। अब आप में से ज़्यादातर वर्किंग वुमेन है, तो हम आज भी वो महिलाओं से एक्सपेक्ट करें कि वो सिलबट्टे पे ही हमें पीस के मसाला वाला भोजन खिलाएं या चटनी पीसें, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही सोचना हो जाएगा। तो इसलिए समय की बचत के लिए क्या हुआ कि मिक्सी आ गई, और भी एडवांस चीज़ें
फूड प्रोसेसर भी आ गए कि वो आपका आटा भी सान दे रहा है, वो आपकी सब्जियां भी काट दे रहा है। तो हमारे जीवन को जो आसान करता है, यानी जो कंफर्ट्स ऐड करता है, तो हम उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी हमको सीखना है। पहले क्या था कि घर के काम महिलाओं के लिए बटे हुए हैं, बाहर के काम पुरुष कर रहे हैं, तब ठीक है हमारे पास दिन भर समय होता था महिलाओं के पास, वो धीरे धीरे अपना उसमें स्पेशलाइजेशन किया करती थी। पर आज के समय में जब हमें दोनों चीज़ें संभालनी हैं, और मैं यहाँ पे सभी छात्राएं हैं, तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। मैं अपनी दोनों ही विद्वानों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी चीज़, मैं आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी। कहा तो गया कि अध्यक्षीय उद्बोधन है, तो जैसा कि सर कह रहे थे कि हम बोलते जाएं तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि सही बात है कि ये पूरा डेटा साइंस जो है, आप देखिए कि इकोनॉमिस्ट के फील्ड के लोग भी डेटा एनालिस्ट बन रहे हैं, और ऐसा नहीं कि साइंस के बच्चे ही बन सकते हैं, क्योंकि ये पूरा साम्राज्य आर्थिक और पूरा जो फिलॉसफी है वो बेस्ड है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। तो जहाँ से भी प्रॉफिट ज़्यादा अर्न हो सके उस टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते जाते हैं, और टेक्नोलॉजी के अनुरूप अगर आप अपने आप को बदलते जाएंगे तो आप बेरोजगार भी नहीं रहेंगे, ये भी है। पर आँख मूंद कर किसी चीज़ के पीछे भी भागना उचित नहीं है, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ परसेप्शंस बन जाते हैं। जैसा कि अगर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हम निरंतर लेते चले जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से आइडियोलॉजी भी आ जाती है। मार्केट फोर्सेस अगर हमको गवर्न करने लगती हैं, तो हमारी अपनी जो देश की आइडियोलॉजी है उससे हम दूर हटते जाते हैं, और वेस्टर्न आइडियोलॉजी से के हम और करीब आते जाते हैं। तो ये सबके बीच एक तारतम्यता बिठाते हुए हमें आगे बढ़ना है, और जो हम विकास की ओर बढ़ें, जो विकसित भारत 2047 के बारे में हम बात करते हैं, उस ओर हम अग्रसर हों। और आज की जो हमारी छात्राएं हैं, जिनको महेंद्र कौर सोढ़ी जी, जो मनमीत कौर सोढ़ी जी की माता जी थी, उनकी स्मृति में जो इन्होंने व्याख्यान का आयोजन किया, और साथ ही साथ कुछ छात्राओं को हर साल उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, जबकि 75% जिनके अबव मार्क्स आते हैं उनको आप पुरस्कृत करती हैं, तो मैं उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित करती हूँ। और साथ ही साथ एक बेटी होने के नाते आप इस कार्य को निरंतर कर रही हैं। ये जो है ये इमोशनल क्वोशंट को दिखाता है, ये कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको नहीं बताएगा, वो शायद प्रॉफिट नहीं बताएगा, तो इसलिए वो भी नहीं बताएगा। ये हमारे इमोशंस हैं, ये हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, इसलिए उनका वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो मैं आपको भी बहुत बधाई देती हूँ कि आप इस कार्य को निरंतर कर रही हैं, और ऐसी माता को जिन्होंने इतनी योग्य पुत्री को जन्म दिया है, उन माता को जो जहाँ भी होंगी आपको आशीर्वाद दे रही होंगी, और आप पर गर्व महसूस कर रही होंगी। और यही हमारा एक पितृ अभी पितृपक्ष बीता है, तो एक मातृ पितृ ऋण जो होता है उतारने का ये हमारा सौभाग्य होता है। तो इस दिशा में आप सभी इससे प्रेरणा ले सकते हैं, और ऐसा अपने माता पिता के लिए भी आगे कर सकते हैं। जितनी भी छात्राएं चुनी गई हैं इस अवार्ड के लिए, मैं उन सभी को पहले से ही बधाई देती हूँ। हालांकि अभी आपको जो पुरस्कार राशि है वो भी मिलेगी, और आपको मोमेंटो मिल जाता है, आपको पुरस्कार में मेडल मिल जाता है। मुझे मालूम है आज की डेट में, जैसा सर लोग कह रहे थे कि आपको अपना रिचार्ज करने के लिए या छोटे मोटे शौक पूरे करने के लिए मॉनेटरी जो आप कहेंगे दिया जाता है प्रोत्साहन, इंसेंटिव, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है आपको, तो वो मनमीत मैडम जब द्वारा दिया जा रहा है, तो उस जिसको भी प्राप्त होगा आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और प्रोफेसर संगीता कोतवाल मैडम जो इस कार्यक्रम का पूरा संचालन कर रही हैं, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। को ये बहुत अच्छा संदेश दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या किसी भी टेक्नोलॉजी से हमको डरना नहीं है, बल्कि हमको अपने आप को अडेप्ट करना है उसके अनुसार, और ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक सामंजस्य बनाकर चलना है। अब आता है वो अवसर जबकि जिसका कि मुझे लगता है कि जिन छात्राओं को पुरस्कार मिलना है वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
नेक्स्ट उर्वशी सिंह है जो श्रीमती सरिता सिंह जी के साथ आई हैं। इनके 76% मार्क्स इन इंट्रोडक्शन टू गांधी एंड थॉट के मिले हैं और 84% मार्क्स इन माइनर प्रोजेक्ट मिले हैं। और इनको निधि सिंह जी के साथ आई हैं। इनकी बहन निधि सिंह आई है साथ में। सामने करिए। और इनको भी 1100 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। आस्था लोधी मंच पे आए, इनके साथ श्री महेंद्र कुमार वर्मा जी आए हैं। अच्छा, इनकी भी मम्मी साथ में आई हैं। इनको 90% मार्क्स इन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन मिले हैं और इनको 1000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बेटा सामने फेस। अब सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स में आराधना मंच पर आ जाएं। इनको 75% मार्क्स मिले हैं इंडियन फिलॉसफी में और 76% मार्क्स इन लॉजिक मिले हैं। क्या यहाँ पर है? इनको 1100 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है और श्रीमती भक्ति इनके साथ आई हैं। सामने अनन्या तिवारी मंच पर आ जाए। ये इनके साथ श्रीमती नीलिमा तिवारी इनके साथ आई है। 75% मार्क्स इनको इंडियन फिलॉसफी में मिले हैं और 1000 रुपये का प्राइज मिल रहा है। इसके बाद सहरीन फातिमा तैयार हैं। सहरीन फातिमा सहरीन फातिमा मंच पर आ जाए। इनके साथ मोहम्मद शाह जी आए हैं। 82% मार्क्स इन इंडियन फिलॉसफी है और 1000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। आंचल सोनी तैयार हैं। इसके बाद झुक के जाओ, झुक के जाना बेटा। सॉरी, झुक के जाइएगा प्लीज। आंचल सोनी जी मंच पे आ गए। इनके 75% मार्क्स इंडियन फिलॉसफी में है और इनको 1000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बेटा थोड़ा आगे बढ़ जाओ। एनसीसी में 100% अटेंडेंस के लिए पलक गुप्ता 1000 रुपये का प्राइज प्राप्त हुआ। सामने प्लीज। सामने यस ओके। आपको धन्यवाद देती हूँ एक बार जोरदार तालियों से। हम लोग सबका एक लंबा
साथ है, कई हम सब प्रवक्ता है जो एक साथ आए थे और सब कहीं ना कहीं माता पिता से भी जुड़े हुए थे, एक लगाव था। तो मंच का संचालन भी ऐसे ही कोई करे जिसका कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हो, तो उसको उन्होंने बखूबी निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जो दोनों अतिथि हमारे बीच में थे, प्रोफेसर विनोद चंद्रा जी और प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला। मुकुल जी ने मुझे कहा था कि ठीक 1 बजे फ्री कर दीजिएगा, हम थोड़ा सा समय से आगे निकल गए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बस 10-15 मिनट का ही अंतराल पड़ा है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद और भविष्य में भी आपसे इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा हम लोग रखेंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी, आपने भी बहुत व्यस्त कार्यक्रम आपके भी हैं और दशहरा अवकाश भी होने वाला है पता है, लेकिन फिर भी आपने पूरा समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। जितने प्रवक्ताएं हमारे बीच में अभी तक मौजूद हैं, प्रोफेसर ऋचा शुक्ला, ललिता जी और भी बहुत सारे थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबकी उपस्थिति कहीं ना कहीं कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाती है और छात्राओं का उत्साहवर्धन भी करती है। और वो सभी छात्राएं जिन्हें आज ये सम्मान प्राप्त हुआ, उन सभी से ये अपेक्षा है कि आप इस राशि का प्रयोग कहीं ना कहीं अपनी कैरियर को अच्छा बेहतर बनाने में करें, केवल मोबाइल और उसको रिचार्ज कराने में ना कराएं, किसी अच्छे पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। इसी उद्देश्य से आपको दिया गया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपके साथ आपके अभिभावक जो आज आए और जिन्होंने इस पूरी परिचर्चा का हिस्सा भी बने, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कॉलेज में आके आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी इस तरह से किसी कॉलेज में जाने का और मंच पर जाने का अवसर नहीं मिला, तो आज आपको वो भी अवसर मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारे छात्राएं जो आज हमारे सामने बैठी हैं और जिन्होंने इस बात को समझा कि आज की इस परिचर्चा और इस सम्मान समारोह का हिस्सा बने, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार यहाँ आज जितनी खड़ी थी उससे कम 54 छात्राएं यहाँ पर खड़ी हों और इनाम लेने के लिए दावेदार हों, क्योंकि कोई इसमें फिक्स नहीं है। पहले भी मैंने आपसे कहा है, जितनी छात्राएं 75% से अब मार्क्स लाएंगी और जितनी छात्राएं 100% उपस्थिति वाली होंगी उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। इसमें कोई नंबर फिक्स नहीं है, इसलिए आप सब प्रयास करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकें, आपका भविष्य उज्जवल होगा। और राकेश जो लगातार फोटोग्राफी कर रहे हैं पूरे कार्यक्रम को, ये इसी की तरह से संरक्षित होगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।